केरल में भी आज कुछ ऐसा हो गया जिसे हमने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। आज केरल में ईडी की टीम छापा मारने गई थी। छापा भी प्रदेश की सबसे अहम हस्तियों में शुमार शख्स के घर, लेकिन उसके बाद जो हुआ तो ईडी को सर पर पैर रखकर भागना पड़ा, क्योंकि अगर ईडी की टीम रुक जाती तो ना जाने कैसा अनर्थ हो सकता था। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, उसके लिए तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी है। एक पल में वो होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कार पर ऐसा हमला कि रूह कांप जाए। ईंट से हमला, ताबड़तोड़ हाथ पैर लाठी डंडे, एक पल में सब कुछ चलने लगा। ये सब कुछ हो रहा है ईडी की टीम वाली गाड़ी के साथ। इस कार के अंदर ईडी के अधिकारी बैठे हैं जिस समय ये हमला हो रहा था। यहां हमलावर चंद हैं और सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले हैं। हेलमेट लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमला करने वाले कार पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये किसी की नहीं सुन रहे। ये देखिए, पुलिस का पूरा मजमा है। 10-20 छोड़िए, करीब 100 से ज्यादा पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमला जारी है। ये देखिए, कार के बैक मिरर से लगाकर उसके सारे शीशे एक पल में तोड़ डाले गए। ऐसा लग रहा था मानो मधुमक्खियों के झुंड ने किसी पर हमला कर दिया हो। अचानक बड़ी बड़ी ईंटों से हमला शुरू हो गया। कई बार कार के शीशे को इसी तरह से तोड़ने की कोशिश हुई। सोचिए, ये शीशा अगर टूट जाता तो अंदर बैठे अधिकारियों का क्या हाल होता। हालांकि हम आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ठीक उसी समय कार के पिछले सारे हिस्सों पर भी हमला जारी था। अधिकारियों को हर हाल में ये भीड़ मार डालने की कोशिश कर रही थी। एक एक तस्वीर डराने वाली है। सोचिए, जिस ईडी के बारे में सोचकर लोगों को पसीना आ जाता है, उसके अधिकारी आज ऐसे माहौल में खुद को देखकर पसीने से तरबतर हो गए होंगे। हालत खराब हो गई होगी। पुलिस वाले हर तरफ से रोकते रहे और कार पर हमला करने वाले फिर भी नहीं माने। हमला करते रहे, ऐसे ही तोड़ते रहे और तब तक तोड़ते रहे जब तक किसी तरह से कार को वहां से भगा नहीं दिया गया। ये डरा देने वाला मंजर केरल में पूर्व सीएम विजयन के घर के बाहर हुआ, जहां ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी। विजयन पर आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में ईडी टीम पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक समर्थकों को लगी, उन्होंने ईडी की गाड़ियों को लपक लिया, हमला शुरू कर दिया मानो कोई दुश्मन हो। इतनी बुरी तरह से हमला किया गया कि अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इस हमले में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। अब गाड़ियों की हालत कैसी हो गई थी वो भी देख लीजिए। देखा आपने, ये वो कार है जिसमें ईडी के अधिकारी बैठे थे। उन पर ऐसा घातक और भीषण हमला हुआ कि कार का भी जर्रा जर्रा कांप उठा है। सोचिए अधिकारियों का क्या हुआ होगा। समूची कार बर्बाद हो चुकी। वो तो गनीमत रही कि सही समय पर कार निकल गई थी और अधिकारी बच गए। और विजयन के घर के बाहर बहुत बड़ी घटना होते होते टल गई, लेकिन जो कुछ हुआ वो डराने वाला है। सवाल है, क्या रेड डालने गई टीम पर भला ऐसे कोई हमला कर सकता है? अब क्या होगा, ईडी खुद तय करेगी और सरकार तय करेगी कि लोकतंत्र में ऐसे हमलों की क्या कोई जगह है, क्या माफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कल बकरीद है और उसको लेकर हर राज्य में अलर्ट है। सड़कों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। पुलिस सख्त चेतावनी दे रही है, नियम बता रही है, समझा रही है कि अपनी हदों में रहें, शांति के साथ त्योहार मनाया जाए। बकरीद को लेकर देश भर में अलर्ट है। यूपी से महाराष्ट्र तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यूपी के कई शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में पुलिस की सख्त निगरानी।
लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो आने वाला त्यौहार है उसकी पूरी तैयारियां हम लोगों ने पूरी की हैं। नमाज सड़क पर न पढ़ी जाए, किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दें। बकरीद से पहले सुरक्षा की ऐसी तैयारी कि समूचा यूपी किले में बदल चुका है। ये 8 जिलों की तस्वीरें देख लीजिए। हापुड़ से लेकर संभल, मुजफ्फरनगर से लेकर सीतापुर तक सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। तो ये दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए। कानपुर से लेकर प्रतापगढ़ और गोरखपुर तक योगी का संदेश साफ है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये संदेश हर उस उपद्रवी के लिए है जो त्योहार की शांति में आग लगाने की फिराक में रहते हैं। लखनऊ के पश्चिमी हिस्से में पुलिस के आला अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और पीएसी बल और आरआरएफ फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। यहाँ फ्लैग मार्च बाजारों और आबादी वाले इलाकों में किया गया और लोगों में सुरक्षा का भाव जगाने की कोशिश की गई। बकरीद से पहले सड़क पर उतरकर पुलिस साफ संदेश देना चाह रही है कि किसी भी कीमत पर उपद्रव और हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। गमन वाले मार्ग पे नमाज न पढ़ें, कुर्बानी स्थल ऐसी जगह पे कुर्बानी न करें जहां लोगों का आवागमन होता हो, प्रतिबंधित जानवर कुर्बानी न करें। और लोगों से ये अपील किया गया कि अच्छे माहौल में सेलिब्रेट करें। कानपुर शहर की सड़कों पर भी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों के पास गश्त लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों और धर्मगुरुओं से मिलकर अपील की कि त्योहार को उसकी रवायत और आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए। संदेश दिया जा रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। वाराणसी में भी पुलिस सारे इलाकों को पैरों तले नाप रही है, फ्लैग मार्च कर रही है। खासकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में भारी संख्या में फ्लैग मार्च करने पुलिस फोर्स पहुंची। इस दौरान पुलिस ने पैदल गश्त के साथ चेतावनी दी कि ना तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी होगी और न ही सार्वजनिक स्थलों पर नमाज होगी। सीतापुर में भी हाई अलर्ट है। सीओ सिटी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। यहाँ भी साफ कहा गया है कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी, वीडियो नहीं बनाए जाएंगे। की कुर्बानी नहीं होती है, हर कोई खुले में नहीं। और फिर उसके जो अवशेष हैं उसको जमीन में बहुत गहरे गाड़ा जाएगा। ये सब आपको पता है? तो आती है, मीटिंग तो हुई थी, गए थे सब लोग। नहीं, वो ये बच्चों को पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब कुर्बानी करते हैं तो उसका वीडियो वगैरह फोटो खींच लेते हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सार्वजनिक स्थलों पे नमाज न पढ़ना, किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न होना एवं जो अवशेष हैं उनको एहतियात के साथ में जो है उनका निस्तारण कराना, इसी जो अनुपालन है इसका कराया जा रहा है। नेपाल से सटे बहराइच में भी हर तरफ सायरन बज रहा है, बाइक से गश्त हो रही है। पैदल मार्च भी हो रहा है। शहर के मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी इलाकों में भी जोरदार गश्त चल रही है। इसके जरिए लोगों में ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि पुलिस किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में उपद्रवी अपनी हद में रहे। दिल्ली से सटे हापुड़ में प्रशासन सुपर हाई अलर्ट मोड पर है। एएसपी विनीत भटनागर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। कल होने वाली बकरा ईद की नमाज और कुर्बानी को लेकर पहले ही पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है, जिसमें साफ सफाई को बनाए रखने और खुले में कुर्बानी न दिए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारी हर इलाके में जवानों को हालात को संभालने और शांति बनाए रखने के निर्देश देने में जुटे हैं। यहाँ भी संदेश दिया जा रहा है, शांति से त्योहार होना चाहिए, खुले में कुर्बानी और नमाज बिल्कुल नहीं होगी। संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना, कोई भी अराजक तत्व न करे। जो भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि नमाज सड़क पर न पढ़ी जाए, प्रतिबंधित पशुओं का कटान न हो, किसी प्रकार की अन्य प्रकार की असांप्रदायिक तत्वों द्वारा कोई घटना न कारित की जाए, उसके दृष्टिगत आज पर्याप्त फोर्स लेकर के और शहर क्षेत्र में, निश्चित आबादी के क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च किया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी बकरीद को लेकर चौकस इंतजाम है।
बकरीद सकुशल, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के सभी संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की सीधी नजर है। बदायूं भी पूरी तरह से छावनी में बदल चुका है। बकरीद को देखते हुए फ्लैग मार्च यहाँ भी जारी है। इस फ्लैग मार्च में डीएम, एसएसपी शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें बदायूं के सहसवान की हैं, जहां सिटी एसपी सीओ सिटी के साथ जिलाधिकारी अपील कर रहे हैं कि शांति के साथ त्योहार मनाना सबसे बेहतर है। एसएसपी ने लोगों से अपील की कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बिल्कुल न करें। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दें, जैसे कि हाथी, घोड़ा, ऊंट या कोई गौवंश। यह बीएनएस एवं गौवध अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध है। अगर इस तरह की कोई भी सूचना या घटना स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आती है तो कठोरतम वैधानिक कार्रवाई बदायूं पुलिस के द्वारा की जाएगी। त्योहार से पहले एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता ने मुरादाबाद शहर के इमाम मुफ्ती फहाद अली से भी बात की। उन्होंने लोगों से अपील की है और हमने भी इस सिलसिले में ऐलान पहले भी करे थे और अब भी हम करते हैं कि लोग इस गाइडलाइन को पाबंदी से इस पर अमल करें। दूसरी तरफ दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च और फुल पेट्रोलिंग की। जर्रा जर्रा नाप रहे हैं ताकि शांति बनी रहे। आपको इतनी तस्वीरें हमने दिखाई। हर तस्वीर में प्रशासन का एक ही मकसद है, भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देश के अलग अलग शहरों में पुलिस का पूरा पहरा है। लोगों को ये आदेश दिया गया है, ये निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा। और इसी से जुड़ी आपको एक बड़ी खबर बता दें, बकरीद को लेकर महाराष्ट्र में भी पूरी तैयारी है। मुंबई के गोरेगांव स्थित गोकुलधाम सोसाइटी में बकरा कुर्बानी की अनुमति रद्द कर दी गई है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की बैठक के बाद नगर निगम ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि बकरे आज रात सोसाइटी में ही रहेंगे। नगर निगम ने निर्देश दिए हैं कि कल उन्हें दूसरी जगह ले जाकर उनकी कुर्बानी दी जाए। सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति को रद्द कर दिया गया है। इस अनुमति के लिए आपने देखा, कल देख रहा इंडिया में भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से सोसाइटी में बवाल हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई थी और पुलिस की दखल के बाद हालात को सामान्य किया गया। लेकिन अब यहां पर बड़ी खबर आपको बता दें कि गोरेगांव की सोसाइटी में कुर्बानी नहीं होगी। सोसाइटी में कुर्बानी की अनुमति को रद्द कर दिया गया है। अब आपको महाराष्ट्र की और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बकरीद से पहले कुछ इलाकों में बवाल मच गया है। मीरा रोड की सोसाइटी के बाद अब कुछ और जगहों से भी कुर्बानी के विरोध में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इसके मद्देनजर पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मीरा रोड की सोसाइटी में बकरा बवाल और बकरीद वाली कहानी अभी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी और मुंबई में उसी बीच दो और सोसाइटी में उसी तरह की तस्वीरें उभर आई। मुंबई के घाटकोपर में मौजूद सागर पार्क सोसाइटी में बकरीद के मौके पर कुर्बानी का भारी विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद परिसर में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था यहां बढ़ा दी है। अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसी सोसाइटी में जो है बकरे लाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मीरा रोड में जो घटना हुई उसको लेकर किरीट सोमैया जो दोबारा इस सोसाइटी में आने वाले, क्योंकि यहाँ की एक नगर सेविका है प्रीतम साटम, इन्होंने जो है वो मुंबई महानगर पालिका को एक पत्र लिखा है कि इस सोसाइटी में जो बकरे रखे गए उसकी कुर्बानी ना की जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। और मुंबई महानगर पालिका ने जो परवानगी, जो स्लाउटर हाउस की परमिशन दी थी, उसको कहीं ना कहीं पीछे ले लिया है, जिसके चलते सागर पार्क सोसाइटी के बाहर जो है बड़े पैमाने पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई। गोरेगांव की गोकुल सोसाइटी में भी कुछ ऐसे ही हालात देखे। बवाल, बकरीद, कुर्बानी को लेकर यहाँ भारी विरोध हो रहा है, जिसके बाद सोसाइटी में पुलिस पहुंची और तनाव भरे हालात को काबू करने का पूरा जतन किया जा रहा है।
एनडीटीवी के पास जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आए हैं उसमें 25 से 30 ऐसे बकरे रखे तक गए हैं जिसकी देखरेख सोसाइटी में रहने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनसे बात किए तो उनका कहना है कि यदि हम बीएमसी से परमिशन लेकर यहाँ पर शेड बनाए हुए हैं तो आखिर जो यहाँ पर समस्या हो रही है वो किस आधार पर की जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बीएमसी के भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके द्वारा भी कोशिश की गई है कि परमिशन जब दिया जा रहा है तो किस आधार पर वो दे रहे हैं इसकी स्पष्टता उनके द्वारा रखी जाए। और जब मीरा रोड की पॉश सोसाइटी में बकरीद से पहले कुर्बानी और बकरों को रखने के लिए शेड बनाने को लेकर विवाद छिड़ा तो इस विवाद ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया था। आधी रात को सोसाइटी में सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। हिंसक झड़प हुई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और फिर स्थानीय नागरिकों और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। सोसाइटी से सभी बकरों को बाहर शिफ्ट किया गया। हालांकि फिलहाल यहाँ हालात काबू में हैं। हालांकि ताज़ा स्थिति की बात करें तो फिलहाल प्रशासन और यहाँ की महानगर पालिका की मध्यस्थता के चलते फिलहाल जो स्थिति है उसे सामान्य किया गया है और सभी बकरों को कल हमने देखा कि 4 गाड़ियों में भरकर नगर निगम द्वारा तय की गई वैकल्पिक और अधिकृत जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। मीरा भाईंदर के पुलिस उपायुक्त के अनुसार दोनों पक्षों की बैठक के बाद बनी आपसी सहमति से बकरों को वहां से हटा दिया गया था और अब सोसाइटी के भीतर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांत है। सुरक्षा के लिहाज से आज पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और एसआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मुंबई की सोसाइटीज में हो रहे इस तरह के विवाद के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया अलग अलग सोसाइटीज में पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है। बकरा आया कैसे, सोसाइटी में कैसे रखे गए? कल आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में यही परिस्थिति हुई। हर जगह किरीट सोमैया जाएगा का? इन सभी मामलों के चलते एहतियातन महाराष्ट्र में शहर शहर अलर्ट है। राज्य के कई हिस्सों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, चेतावनी दे रही है, सावधान कर रही है। महाराष्ट्र का धुले शहर, इस शहर के संवेदनशील इलाकों में सैकड़ों जवानों की टुकड़ियां फ्लैग मार्च कर रही हैं। त्योहार के दिन शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की हिदायत दी जा रही है। कल्याण में भी हालात ऐसे ही हैं। हाई अलर्ट पर है ये शहर। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहा है। यहाँ नमाज के दौरान दुर्गाड़ी मंदिर में एंट्री बैन कर दी गई है। नमाज दुर्गाड़ी किला परिसर में अदा की जाएगी। इस बैन के विरोध में कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। बकरीद से पहले कुर्बानी और नमाज को लेकर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। एक तरफ प्रशासन पर खुले में नमाज और कुर्बानी को रोकने की चुनौती है तो ऐसे माहौल में मौका ढूंढने वाले उपद्रवियों को रोकने की भी अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल दिखाते हैं, जहां कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। अजमेरी गेट से जामा मस्जिद तक जगह जगह पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। बकरीद के मौके पर दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करती पुलिस। ये तस्वीरें सदर बाजार के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान की हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो पाए। कि लगातार अलग अलग इलाकों में इस तरीके का जो फ्लैग मार्च है वो हो रहा है ताकि कानून व्यवस्था को लागू किया जाए और ईद का जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। हमने आज सुबह भी देखा कि तमाम सारे जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। सुरक्षा के मुस्तैद बंदोबस्त किए गए हैं और जो अमन कमेटी है उनके साथ में भी बातचीत किया जा रहा है ताकि ईद उल अजहा का जो त्यौहार है उसको अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के अंदर मनाया जा सके। पुलिस का कहना है बकरीद के मौके पर जारी की गई गाइडलाइंस के पालन को सुनिश्चित करना ही उनका मकसद है। जगह जगह निगरानी हो रही है और अफवाहों पर किसी भी तरह से ध्यान न देने की हिदायत दी जा रही है। हमारी लोगों से यही अपील है कि भाईचारे, प्रेम और सौहार्द और एक दूसरे का आदर रखते हुए इस त्यौहार को मनाया जाए और उसके अलावा इसके अंदर जो सरकार के नियम है, कानूनी दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए त्यौहार मनाया जाए। और इसको एनफोर्स करने के लिए हमने पहले कम्युनिटी की मीटिंग ली हुई है, नागरिक सुरक्षा समिति की मीटिंग ली हुई है, अमन कमेटी, जो बाकी सारे हर समुदाय के लोगों को बुला के हमने बातचीत करी हुई है ताकि एक समन्वय बने, कॉन्फिडेंस आए लोगों में और हम भी लोगों को हमारे कॉन्फिडेंस में लें ताकि कल जो त्यौहार होगा तो वो शांतिपूर्वक ढंग से कंप्लीट हो।
बकरीद पर दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइंस है वो भी आपको एक बार फिर बताते हैं। बकरीद पर गौवंश गाय की कुर्बानी गैर कानूनी है। बछड़ा ऊंट की कुर्बानी पर भी पूरी तरह से बैन है। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की बिक्री खरीद गैर कानूनी है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। सिर्फ वैध स्थलों पर ही वैध कुर्बानी की इजाजत होगी। इन गाइडलाइंस का ठीक से पालन हो और त्योहार में कोई खलल न पड़े, इसके लिए संवेदनशील मोर्चों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। देश की राजधानी में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। देख रहा है इंडिया में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे। जयपुर की अन्नू याद है आपको, ट्विशा याद है आपको, और आज लखनऊ की श्वेता। चेहरे बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन बेटियों की किस्मत की वो घिनौनी कहानी नहीं बदलती जिसे दहेज कहा जाता है। लखनऊ में भी एक नव विवाहिता ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि कार और 10 लाख के दहेज की मांग की गई। श्वेता की मौत को सुसाइड बताया जा रहा है, लेकिन परिवार कह रहा है कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। इन्होंने हमारी बेटी की हत्या महज दहेज के लिए की है। छह महीने पहले तक इस चेहरे पर शादी की रौनक थी। आंखों में नए संसार के सपने थे और हाथों में पिया के नाम की रची वो मेहंदी, जिसका रंग अभी ठीक से धुंधला भी नहीं हुआ था। लेकिन लखनऊ की श्वेता को क्या पता था कि जिस ससुराल को वो अपना घर समझने जा रही है, वो दरअसल उसके लिए उम्मीदों का घर नहीं बल्कि कसाई खाना साबित हो। 6 महीने के भीतर एक हंसती खेलती बेटी की जीवन लीला समाप्त हो गई। श्वेता चली गई, हमेशा हमेशा के लिए चली गई और छोड़ गई वो बहुत सारे सवाल कि आखिर क्यों। श्वेता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई सिर्फ दहेज के लिए, और ज्यादा दहेज नहीं मिला तो उसे मार डाला। इन्होंने हमारी बेटी की हत्या महज दहेज के लिए की है। इनको 4 व्हीलर कार 10 लाख रुपए चाहिए थे, इसीलिए परेशान करते रहते थे। आखिरी में अल्टीमेटली मेरी वाइफ आईसीयू में एडमिट है। ऑपरेशन का फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। ये दहेज लोभी हैं। ऐसे दहेज लोभियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से, मीडिया से मेरी यही मांग है कि भविष्य में किसी बेटी बहन के साथ ऐसा कोई कृत्य ना हो जो कि पाल पोस के बेटी दान दहेज देता है और दहेज देगी। बेटी देना ही दहेज बहुत बड़ी बात है। सुना आपने, ये एक बेबस पिता की अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार है। वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उनकी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी और उसकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई। इन तस्वीरों में श्वेता का पति भूपेंद्र है। इस पर आरोप है कि शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही भूपेंद्र और इसके परिवार के अंदर दहेज की नई लालसा जाग गई थी, जिसके लिए भूपेंद्र का परिवार हर दिन श्वेता को तड़पाता था, उससे दहेज की मांग करता था और जब वो नहीं मिला तो उसे मार डाला। ऐसे आरोपों के पीछे पिता के कुछ सवाल हैं। अपनी बेटी के शरीर पर मिले वो निशान जो उन्हें अपनी बेटी के सुसाइड करने की बात को मानने से इनकार करते। भूपेंद्र भाई लैब चलाते थे, उनकी लाल कुआं पे लैब है। खुद की लैब थी? खुद की लैब थी। सुसाइड उसने नहीं किया, उसकी हत्या की गई। ना तो उसके पैर पे पहले कोई छाले थे, पैर पे छाले उसके बहुत से थे, बॉडी उसकी नीली पड़ रही थी, कुछ भी नहीं था। उसकी गर्दन दबाई गई, कसी गई रस्सी से, हत्या की गई है। सुसाइड नहीं किया उसने। किसी भी सूरत में हमारे बच्चे इतने अच्छे थे, सुसाइड कर ही नहीं सकते। श्वेता की बहनें आज उस दिन को कोस रही जब 6 महीने पहले श्वेता का भूपेंद्र से विवाह हुआ था। जो कुछ मांगा गया सब कुछ दिया, लेकिन आरोप है कि फिर भी उनकी बहन को इस हद तक टॉर्चर किया गया कि वो अब बेजान हो चुकी। इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। ये मेरे पापा ने इतना खर्च किया के बाद ये दामाद है सब, ये चौथे बार ये है, बनाने मिला नहीं अभी तक। इनकी मम्मी को भी सब कुछ दिया, अंगूठी मांगी, चैन मांगा, हमने सब कुछ पहनाया इसको।
जिस दिन ये गई अपने गाँव दिल्ली, इसका जन्मदिन था 15 तारीख को। 15 मई को ही श्वेता का जन्मदिन था। वो अपने पापा के घर आई थी, लेकिन ससुराल वालों के तौर तरीकों को देखकर वो रुकी नहीं, उसी दिन वापस चली गई थी। ये भीगी आंखें, ये तड़पता माहौल आज श्वेता के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। कह रहा है कि इनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मौत से महज 2 घंटे पहले श्वेता ने अपने पिता से बात की थी। 1 घंटे पहले ही बड़ी बहन से बात की थी। तब सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि श्वेता फंदे से झूल गई? मायके वाले इसे सीधे सीधे सोची समझी साजिश के तहत हत्या बता रहे हैं। पुलिस ने पति भूपेंद्र, सास ससुर और ननद पर दहेज उत्पीड़न और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन क्या कानून की ये धाराएं इस बूढ़े पिता को उसकी बेटी लौटा पाएंगे? आरोपी भूपेंद्र और उसके पिता पुलिस की गिरफ्त में है। उम्मीद की जा रही है जल्द ही श्वेता की मौत का सच सामने आएगा। लेकिन सवाल सिर्फ श्वेता का नहीं है। अगर हम मौजूदा दौर के पन्ने पलटते हैं तो रूह कांप जाती है कि आखिर कब तक। जयपुर की अनु ने भी यही दर्द सहा था। ट्रिशा की कहानी का अंत भी ऐसा ही खौफनाक दिखा। उसका सच सामने आना भी बाकी है। और अब लखनऊ की श्वेता। शहरों के नाम बदल जाते हैं, तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन लालच की वो घिनौनी स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही रहती है। वही ताने, वही प्रताड़ना, वही गाड़ियां और वही पैसों के भूख। आखिर हमारी बेटियां कब तक इस सामाजिक कुप्रथा की वेदी पर बलि चढ़ती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक खास खबर, बंगाल और असम जैसे बॉर्डर्स पर घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा इंतजाम कर लिया है। ऐसा इंतजाम जिसके बाद घुसपैठियों का घुसना तो दूर, घुसपैठ के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब बनने वाला है स्मार्ट बॉर्डर। ये ऐसी तकनीक है जिसके बाद घुसपैठियों के लिए पूरी तरह से नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। चाहेंगे भी तो घुसपैठ मुमकिन नहीं होगी। कैसे, समझिए पूरी कहानी। इन तस्वीरों को देख रहे हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश और असम और दूसरी सरहदों पर देखी जाती हैं। कई जगह तो बॉर्डर पर फेंसिंग है, लेकिन बहुत सी जगहों पर फेंसिंग नहीं है। ऐसे में घुसपैठिए बड़ी आराम से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होकर छिप जाते रहे। बंगाल के बॉर्डर से उन्हीं घुसपैठियों की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जो भीड़ में अपने मुल्क भागने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये न हो, घुसपैठ बंद हो जाए, इसके लिए अब बना लिया गया है स्मार्ट बॉर्डर। जी हाँ, स्मार्ट बॉर्डर। बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटी 6000 किलोमीटर की सीमा रेखा को सुरक्षित करने वाला सबसे हाईटेक और सबसे कारगर सुरक्षा तंत्र, जिसे लगाने के बाद घुसपैठ करना तो छोड़िए, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये देखिए, कुछ ऐसा होगा हमारा वो स्मार्ट बॉर्डर। देख रहे हैं ना आप, यहाँ सुरक्षा के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसको भेद कर भारत में घुसना असंभव कहानी बन जाएगा। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस सिस्टम के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में पहले ही घोषणा कर दी थी। ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। सुना आपने? इसी ऐलान के बाद अब जेन टेक्नोलॉजीज ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर सूट लॉन्च कर दिया है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे ये स्मार्ट बॉर्डर काम करेगा, कैसा होगा ये स्मार्ट बॉर्डर और क्यों इसे घुसपैठियों का काल कहा जा रहा है। इसे आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में कहें तो स्मार्ट बॉर्डर एक डिजिटल कवच है, जिसके कई हिस्से हैं जो मिलकर बॉर्डर को अभेद्य बनाते हैं। इस सिस्टम के पास कई आंखें हैं, कुछ रडार की तरह दूर तक देखती हैं, कुछ थर्मल कैमरों की तरह अंधेरे में नजर रखेंगी। इनकी हर नजर हर समय बॉर्डर पर होगी, दिन रात 24 घंटे, सर्दी गर्मी बरसात, इस सिस्टम की आंखें हमेशा खुली रहेंगी। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पे देखिए, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेजर रडार है,
थर्मल कैमरा है, घुसपैठ डिटेक्टर है, AI आधारित ड्रोन्स हैं, तो जमीन पर भी कुछ रोबोट्स को लगाने की बातें सामने आ रही हैं। ये सारा सिस्टम मिलकर AI कमांड कंट्रोल सेंटर को तुरंत जानकारी भेजेगा। इससे कंट्रोल सेंटर तुरंत घुसपैठियों को भगाने की कोशिश करेगा। AI आधारित सिस्टम फेंसिंग की दूसरी तरफ या सरहद पर होने वाली हर हरकत के आधार पर कंट्रोल रूम को सूचना देगा। इसके बाद कंट्रोल रूम एक्शन लेगा। कोई दुश्मन ड्रोन भी अगर आया तो उसे भी सुरक्षा घेरे का ड्रोन मार गिराएगा। यानी इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर सूट तैयार है। अब देखना होगा वो बॉर्डर पर कब तक नजर आएगा और कब घुसपैठियों का काल बनकर उनके मंसूबे नाकाम करना शुरू कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।